हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि सबके लिए लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि हमें पता है कि घटना चक्र के जो सब्जेक्ट्स आते हैं, चाहे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सब के हज़ार हज़ार 800-800 पेजेस की बुक आते हैं जिन्हें लास्ट टाइम में रिवीजन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जिसको पढ़ने बैठो तो हफ्ते से 10 दिन तो लग ही जाते हैं। बट मैंने क्या किया है, मैंने अपने स्टडी पीरियड में इनके हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाया था, जिनको मैं यूट्यूब पे इसके लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ। तो इसका बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं कि आपका मेहनत कम हो जाएगा और कोई भी एक सब्जेक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप सुबह बैठोगे तो शाम तक 1.5 पे करके भी देखोगे तो 8 से 10 घंटे में एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। क्योंकि एग्ज़ाम के जस्ट पहले जो लास्ट का 1 वीक होता है उसमें ये रिवीजन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उसी के वजह से हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। ये 1 शॉर्ट वीडियो होगा और ट्राई करूँगा कि ये हिस्ट्री जो है 10 से 12 घंटे में और ज्योग्राफी आपका मैक्सिमम 8 से 10 घंटे में, मतलब टोटल ऐसे ही करके मैराथन टाइप की वीडियो होंगी जिन पे एक शॉट में ख़त्म हो सके ताकि बेनिफिट मिल सके सबको। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर। मॉडर्न इंडिया शुरू करते हैं। पढ़ते हैं। डुआर्टे बारबोसा, डोमिंगो पायस एंड फर्नांडो नूनीज, ये जो तीनों ट्रैवलर्स थे, पहली बात ये कहाँ के थे? तो ये पुर्तगीज़ ट्रैवलर थे। कहाँ से आए थे? पुर्तगीज़ से आए थे। किसके टाइम पे आए थे? तो विजयनगर एम्पायर में आए थे। नहीं, ये कब आए थे? विजयनगर एम्पायर में आए थे। एक एक्स्ट्रा फैक्ट्स, पीटर मुंडी ब्रिटिश ट्रैवलर था। पीटर मुंडी क्या था? ब्रिटिश ट्रैवलर था। ये किसके टाइम पे आया था? तो शाहजहाँ के पीरियड में आया था। और इसने क्या मेंशन किया था? तो इसने बनारस मेंशन किया था। तो एक बार और देख लेते हैं। डुआर्टे बारबोसा, पायस एंड नूनीज कौन था? पुर्तगीज़ ट्रैवलर था। ये कौन थे? पुर्तगीज़ ट्रैवलर थे, विजयनगर एम्पायर में आए थे। एक्स्ट्रा फैक्ट, पीटर मुंडी ब्रिटिश ट्रैवलर था, शाहजहाँ के पीरियड में आया था एंड इन्होंने बनारस को मेंशन किया था। हो गया। सेकंड आते हैं, फाउंडर ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता के फाउंडर कौन है? तो कलकत्ता के फाउंडर हैं जॉब चार्नक। ये क्वेश्चन हर बार आता है किसी न किसी एग्जाम में। तो फाउंडर ऑफ कलकत्ता कौन है? जॉब चार्नक। थर्ड क्वेश्चन, डच डिफीटेड द पोर्तुगीज एंड बिल्ड फोर्ट विलियम इन मॉडर्न कोची इन 1663। अब इस लाइन में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं सिर्फ सिंगल इस लाइन से। तो समझ सकते हैं कि कितनी समझदारी से ये नोट्स मैंने बनाया है। पढ़ते हैं। डच डिफीटेड पोर्तुगीज। डच ने किसको डिफीट किया, हराया? तो पोर्तुगीज को हराया। और पोर्तुगीज को हरा के डचों ने फोर्ट विलियम बनाया। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि फोर्ट विलियम जो है किसने बनवाया? फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम ने डचों ने बनवाया है। किसको हरा के? तो पोर्तुगीज को हरा के बनवाया है। कहाँ बनवाया है? तो मॉडर्न कोची में बनवाया है। और कब बनवाया है? तो 1663 में बनवाया है। इतने सारे फैक्ट एक में, तो आप समझ सकते हो। फोर्थ, फर्स्ट टू स्टार्ट अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। पहला कौन था जिसने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की शुरुआत की थी टू ट्रेड विद इंडियन? कौन था? वो डच थे। डच ने और क्या किया था? इन्होंने पुर्तगीज को हराया था। इन्होंने फोर्ट विलियम बनाया था। कहाँ पे? तो मॉडर्न कोची में बनवाया था। और कब बनवाया था? 1663 में बनवाया था। एक एक चीज़, एक एक लाइन ऐसे ही याद करके ही चलना है। मैं भी आप लोग के साथ पढ़ ही रहा हूँ। फिफ्थ नंबर, फर्स्ट ब्रिटिश कंपनी गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम। तो वो कौन थी? लेवांट कंपनी वाया लैंड रूट। तो फर्स्ट ब्रिटिश कंपनी जो कि चार्टर पाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, वो कौन था? क्या नाम था उसका? तो लेवांट कंपनी था और वाया लैंड रूट आया था। वो समुद्र से नहीं आया था, वो लैंड रूट से आया था। पहला कौन था जिसने पाया था? लेवांट कंपनी, और वो लैंड रूट से आया था। ओके। 6 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री। कहाँ पे इन्होंने पहला किया था? तो इन्होंने किया तो सूरत में था, लेकिन किसके टाइम पीरियड में किया था? जहांगीर के टाइम पीरियड में किया था। ओके। 7th नंबर, ब्रिटिश ऑफिशियल डिफीटेड पोर्तुगीज एट सोली। बैटल ऑफ सोली का नाम सुना होगा आप लोगों ने।
तो ब्रिटिश ऑफिशियल डिफीटेड पोर्तुगीज, ब्रिटिश ने पोर्तुगीज़ को कहाँ पे हराया था? तो बैटल ऑफ सॉली में हराया था। और कौन लीड कर रहा था? तो थॉमस बेस्ट थे, जो कि ब्रिटिश के जनरल थे। इन्होंने पोर्तुगीज़ को हराया था बैटल ऑफ सॉली में। नेक्स्ट 8 नंबर, इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब। औरंगजेब ने एक बार एक इंग्लिश गवर्नर को उन्होंने कंपनी इस्टेब्लिश की थी, बट उन्होंने अपनी मनमानी करने लगे थे तो उनको भगा दिया था वहाँ से। वार हुआ था उनके बीच में, तो उसने औरंगजेब ने भगा दिया था, क्योंकि औरंगजेब काफ़ी स्ट्रिक्ट रूलर था। तो वो कौन था? सर जॉन चाइल्ड थे। इसको भगाया था, किस इंग्लिश गवर्नर, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को भगाया था? तो औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड को भगाया था। ये याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन घटनाचक्र के फैक्ट से लिए गए हैं और कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। बहुत स्मार्टली बनाया है कि एक एक लाइन में 2-2, 3-3 क्वेश्चन का फैक्ट्स हो जाए। 9th नंबर, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कब हुआ था? किसके किसके बीच में हुआ था? तो फ्रेंच एंड इंग्लिश के बीच में हुआ था, 1746 to 48। आगे इसके कुछ डिटेल्स भी आएंगे, अभी सिर्फ फैक्ट्स देख रहे हैं, फिर बाद में इनके कुछ कंसेप्ट आएंगे जिनको एक साथ देखेंगे कि एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था, कर्नाटिक वार कब हुआ था, इंडिया को कैसे, रीजन को कैसे ब्रिटिश ने एक्वायर किया था। तो वो सब चीज़ें आगे आएंगी डिटेल में, बट अभी हम लोग फैक्ट्स देख रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट कर्नाटिक वार कब हुआ था? 1746 से लेके 1748 तक हुआ। इमीडिएट काज इसका क्या था? तो कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप बाय द ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? रीजन क्या था? ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच के शिप्स को कैप्चर कर लिया था, और इसी के वजह से क्या हुआ था? यहाँ पे फर्स्ट कर्नाटिक वार हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1746 से लेके 1748 हुआ था। और ये एंड कैसे हुआ था? तो 1748 में एक्स-ला-चैपेले एक ट्रीटी हुई थी, एक्स-ला-चैपेले, वहाँ से ये वार जो है बंद हुआ था। 10th नंबर, हम लोग बहुत ही धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, जितना भी टाइम लगे पर याद करते चलना है। हाँ, यहाँ पे आ भी गया कि फर्स्ट कर्नाटिक वार कब से कब तक हुआ था? 46 से 48 तक चला था। ठीक है, याद करते चलना है। एंडेड विथ, किससे एंड हुआ था? ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेले कब हुआ था? 1748 में। याद करना है ईयर। ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेले 1748 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। क्यों हुआ था? फर्स्ट कर्नाटिक वार, जो कि 1746 से लेके 48 तक के बीच में चला था, उसको बंद करने के लिए हुआ था। उसको मतलब एक्चुअली ट्रीटी हुई थी ताकि वार को रुका जाए। ओके। सेकेंड कर्नाटिक वार इनकंक्लूसिव वार हुआ था। इसका कोई डिसीजन नहीं निकला कि कौन जीता कौन हरा, ये इनकंक्लूसिव वार था। थर्ड में क्या है? थर्ड किससे एंड हुआ था? थर्ड को एंड करा था ट्रीटी ऑफ पेरिस ने। ट्रीटी ऑफ पेरिस कब हुआ था? 1763 में। तो एक बार और देख लेते हैं ताकि बिल्कुल से याद हो जाए, कभी भी ना भूले। फर्स्ट कर्नाटिक वार कब हुआ था? 1748 से लेके 48 तक। ये एंड किससे हुआ था? एक्स-ला-चैपेले से। 1748 में हुआ था एक्स-ला-चैपेले। थर्ड कर्नाटिक वार में कौन सी ट्रीटी हुई थी? तो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी, जिसका टाइमिंग क्या है? 1763। ओके। 11 नंबर, डुप्लिक्स पुर्तगीज़ का बहुत ही ग्रेट गवर्नर जनरल था। तो देखते हैं डुप्लिक्स के बारे में। वाज फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द क्वारल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस विथ अ व्यू ऑफ एक्वायरिंग टेरिटरी। तो डुप्लिक्स ही पहला था जो कि इंडियंस के झगड़ों में पार्टिसिपेट करके इंडियंस के टेरिटरी को एक्वायर करने की सोचा था। तो वो पहला कौन था? वो डुप्लिक्स था, फर्स्ट यूरोपियन, वो डुप्लिक्स था। कभी ऑप्शन में आ जाए कि वेलेजली थे या डलहौजी थे, तो नहीं, ये आइडिया इन्हों से कहाँ से आया था? तो डुप्लिक्स से आया था, जो कि फर्स्ट यूरोपियन था, वो पुर्तगीज़ था। ओके। 12th नंबर, फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया कौन था? कोलबर्ट। याद रखना है, फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी कौन था? कोलबर्ट। अब एक चैप्टर में आप लोग अगर घटनाचक्र की बुक होगी तो आप लोग समझ सकते हैं कि चैप्टर्स में क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, पर जो फैक्ट्स हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो कि बार बार रिपीट किए गए हैं, वो इतने ही पॉइंट्स में कवर किए गए हैं। अब नाउ हम लोग सेकेंड चैप्टर देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है।
अक्सर पूछा जाता है, मैचिंग में इसको लगा देते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब बना था? 1784 में। ठीक है, किसने बनाया था? तो विलियम जोन्स ने। ओके, फिर से विलियम जोन्स ने 1748 में, ठीक है, 1748 में क्या बनाया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कलकत्ता के फाउंडर कौन थे? जो कि ऊपर बताया, जॉब चॉर्नक थे। ठीक है। सेकंड, शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, किसने किया था? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कह सकते हैं, ये सबको पता होगा कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने ट्रांसफ़र किया था? तो मीर जाफ़र ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये जो कि अंग्रेज़ दखल दे रहे थे इसको रूल करने में, तो इसने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया ताकि अपने आर्म्स एंड एमुनिशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सके, ट्रेनिंग दे सके, इसके लिए तो इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया था मीर जाफ़र ने। थर्ड नंबर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये याद करना है। दो ट्रीटी हुई थी बैटल ऑफ बक्सर के बाद। पहला हुआ था 12 अगस्त 1765 में और दूसरा हुआ था 16 अगस्त को। पहला किसके किसके बीच में होता? तो शाह आलम सेकंड के बीच में होता। फर्स्ट जो 12 अगस्त का था वो शाह आलम के बीच में होता, दूसरा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुआ था, तो शुजाउद्दीन के साथ हुआ था। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में हुआ था। ये डेट याद रखना है, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765, ये याद रखना है। उनकी दीवानी राइट्स जो है वो सब अंग्रेज ने ले लिया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का, यही फैक्ट्स है। फोर्थ नंबर, बैटल ऑफ चिलियावाला। बैटल ऑफ चिलियावाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि मैचिंग में आते हैं अक्सर, मैक्सिमम। ये बैटल दे दिया, बैटल ऑफ खुर्दा दे दिया, तो ये सब बैटल्स अक्सर मैचिंग करने के लिए आते हैं, तो ये याद रखना है। बैटल ऑफ चिलियावाला 1849 में हुआ था। कब हुआ था? बैटल ऑफ चिलियावाला 1849 में हुआ था। ब्रिटिश और सिख के बीच में हुआ था। नाम से भी क्लियर हो रहा है कि ये सिखिज्म से कुछ रिलेटेड है। तो बैटल ऑफ चिलियावाला ब्रिटिश वर्सेस सिख्स हुआ था, अनडिसिसिव वॉर। इसमें कोई हारा कोई जीता नहीं था। ठीक है। डलहौजी वाज द गवर्नर एट द टाइम। तो बैटल ऑफ चिलियावाला किसके टाइम पे हुआ था? डलहौजी के टाइम पे हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है, न्यू क्वेश्चन, कि बैटल ऑफ चिलियावाला जो कि 1849 में हुआ था, किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में हुआ था? तो डलहौजी के टाइम पे हुआ था। ओके, डलहौजी 56 के टाइम पे था ही, 1853, 52 उस टाइम पे उन्होंने रेलवेज़ वगैरह चलाया, तो वहाँ से रट सकते हैं कि 1849 पीरियड में डलहौजी थे। फिफ्थ नंबर, बैटल ऑफ खुर्दा या खरदा, दोनों नाम करते हैं। बैटल ऑफ खुर्दा या खरदा 1795 में हुआ है। कब हुआ है? बैटल ऑफ खरदा जो हुआ है 1795 में हुआ है। मराठा वर्सेस निज़ाम के बीच में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। किसके बीच में हुआ है? खुर्दा 1795 में हुआ है। मराठा और निज़ाम के बीच में हुआ था, जिसमें मराठा जीते थे। मराठा काफ़ी पावरफुल थे, निज़ाम हैदराबाद वाले वही निज़ाम है ये। तो मराठा वर्सेस निज़ाम में हुआ था, जिसमें मराठा ने जीता था बैटल ऑफ खुर्दा, जो कि 1795 में हुआ था। ओके, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि एक तरह से मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, तो मैं भी रट रहा हूँ, आप भी साथ में रट सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है रटने में। क्योंकि स्टेट पीसीएस इवन यूपीएससी में भी जब तक आपको फैक्ट्स याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में नहीं बन पाते हैं। तो रटना ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है, कहानी आपके दिमाग में मायने में होना चाहिए, पर साथ में आपको याद होना चाहिए। ओके, सिक्स नंबर, हु अपॉइंटेड डिप्टी गवर्नर ऑफ मुर्शिदाबाद। ठीक है, डिप्टी गवर्नर ऑफ मुर्शिदाबाद आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ओके, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बताया मैंने, एक 12 अगस्त को हुआ था और एक 16 अगस्त को हुआ था। 12 अगस्त वाला शाह आलम सेकंड के साथ हुआ था और दूसरा क्या हुआ था? अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुआ था। शुजाउद्दीन, आप लोग एक बार देख लेना, शुजाउद्दीन या शुजाउद्दौला, यही नाम है। तो यहाँ अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। हु अपॉइंटेड डिप्टी गवर्नर ऑफ मुर्शिदाबाद आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो इनका नाम है मोहम्मद रजा खान। किसे अपॉइंट किया गया था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद? किसे डिप्टी गवर्नर ऑफ मुर्शिदाबाद अपॉइंट किया गया? तो मोहम्मद रजा खान को, मोहम्मद रजा खान। ओके, अब इतना मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर ये आप लोग ने 1 से 2 बारी या 3 बारी देख चुका है, अगर इसको मेरे वीडियो को देख लेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में ये ऑप्शन जब आएगा ना तो वही चीज़ याद आएगा, रिपीट करेगा। ओके, अब थर्ड चैप्टर देख रहे हैं कितना जल्दी हो रहा है। तो ये मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो गया पहला, तो हिस्ट्री मैं करूँगा, देन पॉलिटी,
देन ज्योग्राफी और देन साइंस। ये चार सब्जेक्ट बिल्कुल रट जाएंगे आपको। जिसने ये 2-2, 3-3, 4-4 बार वीडियो देख लिया उसको घटना चक्र बिल्कुल चारों सब्जेक्ट रट जाने हैं। तो थर्ड चैप्टर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, प्लेस वेयर रंजीत सिंह किस मिसल से थे? जो सिखिज्म था वो पहले मिसल्स में डिवाइड हुआ करता था। तो जो रंजीत सिंह थे किस मिसल्स से रिलेटेड थे, किस मिसल्स में पैदा हुए थे? तो सुखर चकिया मिसल, ये याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि जो महाराजा रंजीत सिंह है किस मिसल से रिलेटेड है? तो सुखर चकिया मिसल से। नाउ प्लेस वेयर रंजीत सिंह सेटअप अदालत ए आला, कहाँ पे किया था? तो इन्होंने लाहौर में किया था। ये लाहौर इनकी कैपिटल भी थी। ठीक है, रंजीत सिंह जो कि सुखर चकिया मिसल से थे, इन्होंने अदालत ए आला इस्टेब्लिश किया। ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया? तो लाहौर में, और लाहौर इनकी कैपिटल भी थी। रंजीत सिंह गॉट कोहिनूर, ठीक है, रंजीत सिंह गॉट कोहिनूर फ्रॉम शाह सुजा वाइल हेल्पिंग। ये अफगानिस्तान के रूलर था। इनकी दोस्त मोहम्मद करके थे। तो उनको हराने के लिए इन्होंने एक प्लानिंग करी थी। तो उस टाइम पे ये शाह सुजा के साथ इनकी एक ग्रुप बना हुआ था। तो उसी टाइम पे इन्होंने शाह सुजा ने कोहिनूर रंजीत सिंह को दिया था। और रंजीत सिंह के सक्सेसर कौन थे? ये खड़क सिंह। आपको कहावत याद होगी कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, जस्ट फॉर फन। तो रंजीत सिंह के जो सक्सेसर है कौन है? खड़क सिंह है, याद रखना है। सेकंड नंबर, लास्ट किंग ऑफ सिख एम्पायर कौन था? तो दुलीप सिंह थे। इन्हें ब्लैक प्रिंस भी कहा जाता है। इनकी डेथ पेरिस में हुई थी, इंडिया में ये नहीं डेथ हुआ था इनका जो डेथ था वो पेरिस में हुआ था। इनको वहाँ पे ब्लैक प्रिंस भी बोला जाता था। तो अगर क्वेश्चन आए कि ब्लैक प्रिंस किसको कहा जाता था अंग्रेज़ों के टाइम पे, तो दुलीप सिंह को बोला जाता था। एक बार और देख लेते हैं, याद करना है चाहे जैसे भी, बार बार पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट किंग ऑफ सिख एम्पायर कौन था? दुलीप सिंह। ही डाइड इन पेरिस, डेट याद कर लेना है 1893 में। कब इनकी डेथ हुई थी? 1893 में। कहाँ पे हुई थी? पेरिस में हुई थी। ओके। थर्ड नंबर, बोर्ड ऑफ 3 टू एडमिन स्टेट ऑफ पंजाब। जब पंजाब को उन्होंने डलहौजी ने अपने में मिला लिया था, देन उन्होंने बोर्ड ऑफ 3 को एडमिन करने के लिए भेजा था। कौन कौन थे वो? अपॉइंट किसने किया था? डलहौजी ने। किसको? तो जॉन लॉरेंस जो कि प्रेसिडेंट थे इस ग्रुप के, बोर्ड के। हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस और चार्ल्स जी मेंसल, ये 3 थे। ये तीनों नाम याद रखना है। लास्ट ये 69 बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन सेम आया था। वो समझ सकते हैं कि एक पीसीएस का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, ऐसे रिपीट होते रहते हैं। इवन यूपीएससी में भी रिपीट होता है। इसीलिए तो घटना चक्र की इतनी महत्व है, इतना इंपॉर्टेंस है पढ़ने का। तो एक बार और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितनी बार भी देख पाए उतनी बार देखते हैं। बोर्ड ऑफ 3 टू एडमिन स्टेट ऑफ पंजाब किसने किया था? तो डलहौजी के टाइम पे हुआ था, ये याद रखना है। ये कभी कभी ये पूछ देता है कि कौन सा किसके कंटेम्प्रेरी, किसके टाइम पीरियड में हुआ था। तो जो पंजाब का विलय था इनके टाइम हुआ था, डलहौजी के टाइम पे। और जो बोर्ड ऑफ 3 इन्होंने अपॉइंट किया था, पहला जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस और चार्ल्स जी मैसन। प्रेसिडेंट कौन था? तो जॉन लॉरेंस जो थे इसके प्रेसिडेंट थे। फोर्थ नंबर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। अब मैंने बताया ना कि आगे आपको इसकी डिटेल वाली मैं बताऊंगा, अभी बस फैक्ट्स रटने हैं। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था? 1766 से 69 तक हुआ था। ठीक है, ये 3 साल, लगभग 3-4 साल के आसपास चला था। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था? हैदर अली इसमें जीता था, 66 से 69 के बीच में हुआ था। इस्टेब्लिश अ मॉडर्न, हैदर अली की एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि इस्टेब्लिश्ड अ मॉडर्न आर्मरी। इन्होंने मॉडर्न आर्मरी डिंडीगुल में, मैसूर में इस्टेब्लिश किया था। कब? 1755 में। तो याद रखना है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। पता ही है कि हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, 66 से लेकर 69 के बीच में। और हैदर अली ने एक काम क्या किया था कि मॉडर्न आर्मरी को डिंडीगुल में, मैसूर में इस्टेब्लिश किया था। और ईयर क्या है? 1755 में। फिफ्थ नंबर, हैदर अली डिफीटेड बाय सर आयरकुट। हैदर अली कब डिफीट हुए थे? किससे डिफीट हुए थे? तो आयरकुट से, ब्रिटिश ऑफिशियल था।
बैटल ऑफ पोर्टो नोवो भी इसको बोलते हैं, 1781 में आया था। तो कभी क्वेश्चन डायरेक्ट ये आता है कि बैटल ऑफ पोर्टो नोवो में कौन हारा था, तो हैदर अली हारा था। किसने हराया था, सर आयर कोट ने हराया था। ये पार्ट किसका है, तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार का ये पार्ट है। ओके ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, याद ही रखना है हमें, तो याद भी कर लेंगे। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था, 1766 से 69 हुआ था। इसमें हैदर अली जीता था। और हैदर अली ने एक काम क्या किया था कि डिंडीगुल में, जो कि मैसूर में पड़ता है, मॉडर्न आर्मी इस्टेब्लिश किया था। कब, 1755 में। फिफ्थ नंबर, हैदर अली कब डिफीट हुआ था, तो बैटल ऑफ पोर्टो नोवो 1781 में, जो कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वार का ही एक पार्ट माना जाता है। किसने हराया था, सर आयरकूट ने हराया था किसको, हैदर अली को इस वार में। सिक्स नंबर, टीपू सुल्तान बाद में आया। टीपू सुल्तान डिफीटेड ब्रिटिश आर्मी इन 1780 एट पोलीलूर। ये याद रखना है, ये काफ़ी यूनिक फैक्ट्स है, एग्जाम में रिपीट भी कर सकता है। टीपू सुल्तान ने डिफीट किया ब्रिटिश आर्मी को 1780 में। ईयर इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, पोलीलूर में। 1780 में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश को हराया था। ओके, 7 नंबर पे आ जाते हैं। बेगम समरू, हाँ ये एक महल है, चर्च है। बेगम समरू कंस्ट्रक्ट मोस्ट इमिनेंट चर्च। बेगम समरू ने जो चर्च बनवाया था वो कहाँ पे बनवाया था, तो सरधना मेरठ। कहाँ याद रखना है, सरधना मेरठ। बेगम समरू ने चर्च बनवाया जो कि मोस्ट इमिनेंट चर्च है, कहाँ पे, तो सरधना मेरठ में। ओके, नाउ अब 4th चैप्टर आ गया। कोई भी फैक्ट्स घटना चक्र में छूटे नहीं हैं, हो सकता है कुछ आगे हों, कुछ नीचे हों, कुछ बाद के पेजेस में आए, बट इंक्लूड सारे किए गए हैं। तो बिल्कुल बिंदास होके, बिना कोई टेंशन फ्री होके आप लोग देखो। फर्स्ट क्वेश्चन, पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल। पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल क्वेश्चन बन सकता है कि किसने इंट्रोड्यूस किया, किससे रिलेटेड है, तो यही क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो किससे रिलेटेड, वॉरेन हेस्टिंग से। पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल किससे रिलेटेड है, तो वॉरेन हेस्टिंग से एंड वेलेजली से, दोनों से रिलेटेड है, वॉरेन हेस्टिंग एंड वेलेजली। आल्सो नोन एज रिंग फेंस पॉलिसी, इसको क्या बोलते हैं, रिंग फेंस पॉलिसी भी बोलते हैं, और पॉलिसी ऑफ सीज। तो ये सारे नाम से पूछा सकता है कि पॉलिसी ऑफ सीज, रिंग फेंस पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल किससे रिलेटेड है, तो वॉरेन हेस्टिंग से रिलेटेड है और वेलेजली से रिलेटेड है। ओके, रिंग फेंस पॉलिसी, वॉरेन हेस्टिंग, ये अलग क्वेश्चन था, ये अलग क्वेश्चन था। इसमें दोनों को दिया था, इसमें एक ही का आंसर दिया था, इसलिए मैंने एक को लिख दिया। बाकी आप समझ सकते हैं रिलेटेड इससे था, पर इसको इंट्रोड्यूस किस ब्रिटिश ने किया था, तो वेलेजली ने ही, वॉरेन हेस्टिंग ने ही किया था इसको। ठीक है, किया था इसको इंट्रोड्यूस वॉरेन हेस्टिंग ने, उसके पहले पोर्तुगीज ने किया था, उस वहाँ से ये कॉपी किया गया था। रिंग फेंस पॉलिसी आल्सो, वॉरेन हेस्टिंग ने आल्सो अबॉलिश्ड डुअल गवर्नमेंट। ये जब आए थे वॉरेन हेस्टिंग, तो 1773 के टाइम पे, तो इन्होंने जो बैटल ऑफ बक्सर के बाद से जो 16 अगस्त को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था, तो उसके बाद डुअल गवर्नमेंट बंगाल रीजन में शुरू हो गया था। बट बहुत ज़्यादा करप्शन और फेमाइन वगैरह आए, जिससे बहुत लोग मारे गए। देन वॉरेन हेस्टिंग आते हैं और उन्होंने डुअल गवर्नमेंट को अबॉलिश किया। ठीक है, और ये जो वॉरेन हेस्टिंग है, इन्हें प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट भी इनका हुआ। तो ये याद रखता, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन प्रोसिक्यूट करा गया इम्पीचमेंट के लिए, तो वॉरेन हेस्टिंग थे। और ये किससे रिलेटेड थे, तो रिंग फेंस पॉलिसी से रिलेटेड है। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन बाई कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज या पुलिस रिफॉर्म ये सब भी बोला जाता है। तो कॉर्नवालिस ने ये सब रिफॉर्म बहुत किया था इंडिया में। तो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन बाई कॉर्नवालिस, ICS इंडियन सिविल सर्विसेज, इन्होंने रिफॉर्म किया था। इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक सर्विस इन्होंने किया था कॉर्नवालिस ने। टॉम्ब कहाँ पे है इनका, गाजीपुर में है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि जो कॉर्नवालिस का टॉम्ब है, जो इनका मकबरा है, वो कहाँ पे है, गाजीपुर में है। और इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट 1793 में इंट्रोड्यूस किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परमानेंट सेटलमेंट इन्होंने ही 1793 में, विथ ईयर आपको पता होना चाहिए, कॉर्नवालिस ने इंक्लूड किया था। ओके,
फोर्थ नंबर, ट्रीटी ऑफ बसीन। ट्रीटी ऑफ बसीन 1802 में किसके किसके बीच में हुआ था? तो ट्रीटी ऑफ बसीन 1802 में ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव सेकंड के बीच में हुआ था। तो ट्रीटी ऑफ बसीन 1802 में ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव सेकंड के बीच में हुआ था। और ये क्यों हुआ था? तो सेकंड एंग्लो मराठा वार के बीच में हुआ था। तो एक कनेक्शन बना सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ बसीन 1802 से क्या याद रख सकते हैं कि सेकंड एंग्लो मराठा वार के टाइम पे हुआ था। बस ये याद करने का एक तरीका है कि याद रह जाए। बाजीराव सेकंड, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है और ये भी सेकंड है। तो एक याद करने का तरीका है कि ट्रीटी ऑफ बसीन 1802 में बाजीराव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और ये सेकंड एंग्लो मराठा वार के बीच के बाद ही हुआ था। फिफ्थ नंबर, फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस जो कि वेलेजनी ने लेके आया था। फर्स्ट टाइम पोर्तुगीज़ ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, बट इसको ब्रिटिश एरा में इसने वेलेजली ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस कौन था? तो पेशवा बाजीराव सेकंड था। ओके, पेशवा बाजीराव सेकंड ने पहली बार वेलेजली का सब्सिडरी अलायंस मराठा सरदार था उसने एक्सेप्ट किया था। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम में अगर आएगा तो लगेगा कि पेशवा बाजीराव सेकंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे तो वो नहीं कर सकते, बट इन्होंने किया था वेलेजली का सब्सिडरी अलायंस। सिक्स नंबर, फर्स्ट इंडिया नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस। तो ये कौन था? निजाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट किया था, ये याद रखना है। निजाम ऑफ हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। इसकी आगे यहाँ पे है, दिखाते हैं। तो इनका जो क्रम है किसने कब किया था? तो हैदराबाद ने पहले किया, फिर मैसूर ने, फिर तंजौर ने, फिर अवध ने, फिर पेशवा ने, फिर भोसले, अबरार, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बुंदी और भरतपुर। ये इसका क्रम है कि किसने कब किया, किसने बाद में किया। तो इसका एक ट्रिक भी बना सकते हैं कि HMT 80। तो हैदराबाद हम निजाम, मराठा, तंजौर, अवध हो गया, ठीक है। HMT 80 भोसले, अबरार, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर। ये ऐसे यहाँ से भी याद कर सकते हैं, यहाँ से भी याद कर सकते हैं। 8 नंबर में क्या है? रिवोल्ट ऑफ वेल्लोर मुटनी कब हुआ था? तो 1806 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि वेल्लोर मुटनी कब हुई थी? तो 1806 में सर जॉर्ज बार्लो के टाइम पे हुआ था। ये भी याद रखना है। वेल्लोर मुटनी कब हुई थी? 1806 में। इसके टाइम पीरियड में हुई थी? सर जॉर्ज बार्लो के टाइम पीरियड में हुआ था। 9 नंबर, एंग्लो नेपाल वार कब हुआ था? 1814 से 1816 के टाइम पीरियड में हुआ था। 1814 से 1816 के बीच में नेपाल वार हुआ था। किसके टाइम पीरियड में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पीरियड में हुआ था। एंड एंड बाय ट्रीटी ऑफ सुगौली। किसके टाइम पीरियड पे एंड हुआ? तो ट्रीटी ऑफ सुगौली से ये एंग्लो नेपाल वार ख़त्म हुआ, जो कि 1415 के आसपास हुआ था, ट्रीटी ऑफ सुगौली। थर्ड एंग्लो मैसूर वार, ये किसके टाइम पे हुआ था? तो ये कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में हुआ था। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था? वेलहेरिस्ट के टाइम पीरियड में हुआ था। तो आगे आएगा, मैंने लिखा हुआ है इसमें, तो वो पता चल जाएगा कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किस टाइम पीरियड में हुआ था, किसने जीता और किस ईयर में हुआ था। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो आगे आएगा। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में हुआ था, 1719 से 92 के बीच में हुआ था। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792 में ये हुआ था। ये MMS क्या लिखा है मैंने? तो जो पहला वॉर था वो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, आगे आएगा, मुझे भी जस्ट याद नहीं आ रहा है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर है, ट्रीटी ऑफ फिर ये श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी है। तो ये इसका क्रम है 1, 2, 3, ये इसका क्रम है, आगे आएगा अभी। 10th नंबर, हेक्टर मुनरो ने बैटल ऑफ बक्सर को लड़ा था 1764 में। ठीक है, याद रखना, हेक्टर मुनरो थे। बक्सर
किसने लड़ा था? तो हेक्टर मुनरो ने लड़ा था। लॉर्ड हेस्टिंग ने एंग्लो नेपाल वार 1814 से 16 तक लड़ा था। अभी हमने पीछे भी देखा, यहाँ पे कि एंग्लो नेपाल वार जो कि 14 से लेकर 16 के बीच में हुआ था, 1800, उसने किसने लड़ा था? लॉर्ड हेस्टिंग ने। ये और ये किससे ख़त्म हुआ था? तो ट्रीटी ऑफ सुगौली से, जो कि 1815 के आसपास हुआ था। तो वहाँ ये रिपीट हुआ है। लॉर्ड हेस्टिंग क्या लड़े थे? तो एंग्लो नेपाल वार 1814 से 1816 के बीच में। लॉर्ड वेलेजली ने क्या? फोर्थ एंग्लो मैसूर वार लड़े थे। ओके। थर्ड एंग्लो मैसूर वार किसके टाइम पे हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के। तो लॉर्ड हेस्टिंग के दो याद रखना है क्या? लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पीरियड में एंग्लो नेपाल वार भी हुआ है, ठीक है, जो कि ट्रीटी ऑफ सुगौली से ख़त्म हुआ, जो कि 1814-15 के आसपास हुआ। और लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे थर्ड एंग्लो मैसूर वार भी हुआ, जो कि 1718 इस टाइम पीरियड में हुआ है। थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1817 से 18। नाउ थॉमस मुनरो एंड रीड ने क्या लिया था? मुनरो ने रैयतवारी। गवर्नर ऑफ मद्रास थे। थॉमस मुनरो कहाँ के गवर्नर थे? तो मद्रास के गवर्नर थे। ये 1820 से 1827 के पीरियड में थे। और रैयतवारी जिसमें किसान से सीधे लिया जाता था, उसको मुनरो एंड रीड ने बताया था, और वहीं से ये रैयतवाड़ी सिस्टम आया था। सप्रेशन ऑफ ठग, जो ठग होते थे उनको किसने ख़त्म किया था? तो स्लीमैन ने ख़त्म किया था, ठीक है। लॉर्ड विलियम अपॉइंटेड हिम टू टेक एक्शन अगेंस्ट ठग। तो इन्होंने अपॉइंट किया था, पर ख़त्म किसने किया था? स्लीमैन ने ख़त्म किया था। 13 हिल असेंबली प्लान पूछ सकता है कि हिल असेंबली प्लान किससे रिलेटेड है? तो वाज डेवलप्ड बाई फॉर डेवलपमेंट ऑफ आदिवासी, ठीक है, बाई क्लीवलैंड। तो हिल असेंबली प्लान किसने डेवलप किया? क्लीवलैंड ने किया। और किसके लिए किया? तो आदिवासियों के डेवलपमेंट के लिए किया। ओके। 14 नंबर, एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव फ्रॉम बंगाल वाज बैंड। कब बैंड किया गया? पहले क्या होता था कि अंग्रेज यहाँ से स्लेव्स को बाहर में भेजा करते थे। तो इसका एक्सपोर्ट कब बंद हुआ? 1789 में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। कब बंद किया गया? 1789 में। इन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इसको ऑफिशियली बैन किया गया। अब बंद तो 1789 में कर दिया गया था, पर ऑफिशियली जो है वो 1833 के चार्टर एक्ट में ये आया था। 1833 के चार्टर एक्ट में और क्या था? जो कि कंप्लीट मोनोपोली जो था कि ट्रेड विथ टी एंड चाइना को छोड़ दिया गया था, उसे भी ख़त्म कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें आगे देखेंगे हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वो चैप्टर आएगा तो उसमें हम लोग उसको पढ़ेंगे। 15 नंबर, लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक थे? 1848 से लेके 56 तक थे, ठीक है। यानी कि ये 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके पहले ये हट चुके थे, ठीक है। 1857 में कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, ये याद रखना है। कैनिंग कैसे? कैन में कोई चीज़ें बंद कर सकते हैं, यानी कि 1857 के रिवोल्ट को किसने स्टॉप किया था? तो कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने। तो अभी यहाँ देखते हैं लॉर्ड डलहौजी जो हैं कब से कब तक थे? 1848 से लेके 56 तक थे, ठीक है। इनका क्या सबसे इम्पोर्टेंट है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इनका बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है कि इन्होंने जो इंडिया की टेरिटरी है उसको लेने का एक नया तरीका ईजाद कर लिया था, जिसमें जिसके नेचुरल हेयर ना हो, उनके मतलब उनके नेचुरल बायोलॉजिकल अगर उनके सन या डॉटर नहीं हैं तो उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जो भी किंगडम होता था उनको गवर्नमेंट अपने में मिला लेती थी। तो ये इसका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का था। तो इसमें कौन कौन उन्होंने शामिल किया अपने में? तो सतारा 1848 में, जैतपुर संबलपुर। तो 3-3 एक के साथ याद करें तब याद होगा। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, ठीक है, एक साथ। सतारा, जैतपुर, संबलपुर एक साथ। भगत, उदयपुर, झांसी, 3 एक साथ। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी। फिर कराली, नागपुर, अवध। ये 3-3 का ग्रुप बना के याद कर सकते हैं तो याद हो जाएगा। और इसमें ईयर बार बार देखने पे ही याद होगा, एक बार में ईयर याद नहीं होगा, आपको बार बार इसको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो सतारा, जैतपुर, संबलपुर कब कब हुआ था? 1848 में ये हुआ था, ये दोनों 1849 में हुआ था। भगत, उदयपुर, झांसी ये कब हुआ था? 50, 52, 53 याद करना है, 50, 52, 53 में हुआ था। कराली, नागपुर, अवध कब हुआ था? 55, 54, 56 में, ये इस टाइम पीरियड में हुआ था।
इनका रियल नेम क्या था, पूछ सकता है कि डलहौजी का रियल नेम क्या था। तो इनका रियल नेम था जेम्स एंड्रयू रामसे। जेम्स एंड्रयू रामसे इनका रियल नेम था। और इन्होंने रेलवे, टेलीफोन, ये सब चीज़ों के इन्होंने लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ था। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया भी, ब्रिटिश इंडिया भी इनको बोला जाता है। 16 नंबर, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। सिंध जो कि अफ़गानिस्तान पंजाब वाला रीजन है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध फुल्ली 1843 में। कब हुआ था पूरी तरह से कॉन्क्वेस्ट? 1843 में। किसने किया था? लॉर्ड एलन बरो ने। लॉर्ड एलन बरो ने पूरी तरह से सिंध को अपने में मिला लिया था। कब? 1843 में। रीजन क्या था? फर्स्ट एंग्लो अफगान वार। ओके, तो सिंध को पहली बार फुल्ली किसने मिलाया था? लॉर्ड एलन बरो ने। कब? 1843 में, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार के टाइम में। 17 नंबर, ग्वालियर प्रिंसली स्टेट वाज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश। ये तो सिंपल फैक्ट है कि ग्वालियर किसने एनेक्स किया था, जो कि प्रिंसली स्टेट था, ब्रिटिश ने। 18 नंबर, ब्रिटिश रेजिडेंस इन अवध ड्यूरिंग एनेक्सेशन। कौन था उस टाइम पे अवध में ब्रिटिश रेजिडेंस? जो कि उनके क्या होता था कि जब सब्सिडरी अलायंस कोई भी टेरिटरी अंग्रेज से साइन करती थी, तो ब्रिटिश क्या करता था, ब्रिटिश अपना एक ब्रिटिश रेजिडेंस वहाँ पे रख देता था, ताकि वो सब चीज़ को देख सके वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कंडीशन होते थे। तो अवध का जब एनेक्सेशन हुआ तो उस टाइम पे ब्रिटिश रेजिडेंस क्या था? तो जेम्स आउटरन था। ठीक है, इन अवध कौन था? जेम्स आउटरन, जो कि 1854 में अपॉइंट किया गया था। ओके, फर्स्ट रेलवे 19 नंबर, फर्स्ट रेलवे मुंबई टू थाने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर मैच में आ जाता है। मुंबई टू थाने कब हुआ था? 1853 में। फर्स्ट कंपनी टू स्टार्टेड, दैट इज ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। कंपनी का नाम याद रखना है। फर्स्ट रेलवे कहाँ से कहाँ चला था? तो मुंबई से लेकर थाने तक चला था। फर्स्ट कंपनी टू स्टार्टेड, दैट इज ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। 20 नंबर, लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी ड्यूरिंग किसके टाइम पे? डफरिन। डफरिन बोला जाता है, डफर आदमी था जिसने आईएनसी को बनने दिया, और वही जाके बाद में उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। तो बोलते हैं कि डफरिन बहुत डफर आदमी था, तभी इसने आईएनसी को इतना सीरियस नहीं लिया। लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी किसके टाइम पे? डफरिन के टाइम पे वायसराय था। ओके, थर्ड एंग्लो बर्मा वार इन 1885। याद करना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया। थर्ड एंग्लो बर्मा वार कब हुआ था? 1885 में हुआ था। एंड बर्मा इंक्लूडेड इन ब्रिटिश इंडिया, और इसको बर्मा को ब्रिटिश इंडिया में इंक्लूड कर लिया गया। थर्ड एंग्लो बर्मा वार कब हुआ था? 1885 में, जिस ईयर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की इंफॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, जिस टाइम पे वो बनाया गया था उसी ईयर में थर्ड एंग्लो बर्मा वार भी हुआ है, और उसको ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया गया है। चीज़ों को कनेक्ट करके याद करने पे वो चीज़ें याद रहती हैं। 21 नंबर, विडो रीमैरिज एक्ट। विडो रीमैरिज एक्ट कब आया था? 1856 में आया था। इस टाइम पे कौन थे गवर्नर जनरल? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे, और ये 1857 के टाइम पे भी थे, यहाँ पे लिख दिया। किसके एफर्ट से इन्होंने, लॉर्ड कैनिंग ने इसको किया था? तो ये ईश्वरचंद विद्यासागर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर हैं जो कि सोशल रिफॉर्म्स में हम लोग पढ़ेंगे अलग से। तो विडो मैरिज एक्ट किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे 1856। और किसके प्रयास से, किसके एफर्ट से आया था? तो विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर। 22 नंबर, क्वींस विक्टोरिया मैनिफेस्टो रीड आउट इन इलाहाबाद। यानी कि जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद क्वीन विक्टोरिया का मैनिफेस्टो आया था, जिसको किसने पढ़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? इलाहाबाद में पढ़ा था। और कब पढ़ा था? तो नवंबर 1, 1858 में पढ़ा था। ये 3-4 क्वेश्चन, एक में 4-4 क्वेश्चन इंक्लूड हो जाते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लॉर्ड कैनिंग जो कि 1857 के समय ये थे, और 1858 का जो एक्ट आया उसमें गवर्नर जनरल को अब वायसराय बना दिया गया इंडिया का। तो इनको फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया बोला जाता है। लास्ट गवर्नर जनरल भी पूछे तो लॉर्ड कैनिंग है, और फर्स्ट वायसराय बोले तो लॉर्ड कैनिंग है। ओके, ठीक है। अपॉइंटेड एज इम्प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना क्वीन विक्टोरिया को 1858 नहीं, यहाँ पे ये है कि क्वीन विक्टोरिया को इम्प्रेस ऑफ इंडिया कब अपॉइंट किया गया? तो 1877 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है
कि इम्प्रेस ऑफ इंडिया कब बोला गया? 1877 में। 23rd नंबर, अबॉलिश्ड स्लेवरी, स्लेवरी कब अबॉलिश किया गया? तो एक्ट 5 ऑफ 1843 बाय द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड एलन बैरो। ठीक है, स्लेवरी को किसने हटाया? लॉर्ड एलन बैरो ने। इन्होंने ही एनेक्सेशन का भी सिंध का एनेक्सेशन किया था, जो कि एंग्लो अफगान वार हुआ था। तो एलन बैरो ने सिंध का भी एनेक्सेशन किया और 1843 में स्लेवरी को अबॉलिश किया। सिक्किम को किसने अपने में मिलाया? तो डलहौजी ने मिलाया। ठीक है, सिक्किम किसने? डलहौजी ने। 25 नंबर, पेशवाशिप अबॉलिश्ड आफ्टर थर्ड एंग्लो मराठा वार। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि पेशवाशिप जो कि एज अ प्राइम मिनिस्टर होता था मराठा एम्पायर में, तो पेशवाशिप को कब अबॉलिश किया गया? इसके पोस्ट को कब अबॉलिश किया गया? तो थर्ड एंग्लो मराठा वार जो कि 1818 में हुआ, इसके बाद इसको अबॉलिश कर दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 26 नंबर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस, किसने इंट्रोड्यूस किया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंडिया में? तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में। याद रखना है किसने किया, कब किया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने किसने इंट्रोड्यूस किया? तो लॉर्ड रिपन ने, और ये 1882 में। 1882 में कब? 1885 में आईएनसी बना था, उसके 3 साल पहले ही इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया था। ओके, ऐसे ही याद रखना है। लॉर्ड हेस्टिंग 27 नंबर, एंग्लो नेपाल वार 1814 से लेके 16 तक चला था। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे 2 चीज़ें हुई थी। थर्ड एंग्लो मराठा वार जो कि 1818 में हुआ था। इसके बाद क्या हुआ था कि पेशवाशिप की पोस्ट भी इसको हटा दी गई थी। एंग्लो नेपाल वार जो कि 14 से 16 के बीच में हुआ था। ट्रीटी ऑफ सुगौली जो कि 1814-15 के आसपास हुआ था, इससे इस वार को ख़त्म किया गया था। तो लॉर्ड हेस्टिंग का नाम याद रखना है। 28 नंबर, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट एंग्लो अफगान वार। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार कब हुआ था? 39 से 42 गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे हुआ था। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार गवर्नर जनरल ऑकलैंड के पास हुआ था। इन्होंने एक पॉलिसी फॉलो करी थी, मास्टरली एक्टिव पार्टिसिपेंट की एक पॉलिसी थी, वो लॉर्ड ऑकलैंड से रिलेटेड है, उसको फॉलो किया था। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार कब हुआ था? 39 से 42। सेकेंड कब हुआ था? 78 से लेके 80 तक। इस टाइम पे कौन था? तो लिटन था। ठीक है, अफगान वार तो फिर से एक बार इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो जो एंग्लो अफगान वार है वो कितने हुए थे? टोटल 2 हुए थे। एक कब हुआ था? 39 से लेके 42 तक हुआ था ऑकलैंड के टाइम पे। दूसरा कब हुआ था? 78 से लेके 80 तक लॉर्ड लिटन ने। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इन्होंने लगाया था लिटन ने, और रिपन ने जो लाया था, रिपन ने इसको रिपील किया था, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है। तो क्योंकि वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 के टाइम पे आया था, तो वहाँ से याद रख सकते हैं कि लॉर्ड लिटन इसी टाइम पीरियड के हैं। एक दूसरे को बनाना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है याद करने के लिए, ताकि याद हो सके। 29 नंबर, फॉलोड एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड अफगान। ठीक है, एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स अफगान किसने फॉलो किया था? तो लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, 1876 से लेके 80 तक लॉर्ड लिटन ने एक काम और किया था, वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इन्होंने लगाया था, जिसको रिपील किसने किया था? रिपन ने। जो कि रिपन आया था उन्होंने इसको रिपील किया था। मास्टरली इनएक्टिविटी, हाँ सॉरी यहाँ पे देखिए है कि मास्टरली इनएक्टिविटी किसने फॉलो किया था? तो जॉन लॉरेंस ने। ये याद रखना है, ऊपर मैंने शायद उनका बोल दिया। तो मास्टरली इनएक्टिविटी जो है वो जॉन लॉरेंस थे। 30 नंबर, फर्स्ट सेंसस इन ब्रिटिश इंडिया किसके टाइम पीरियड में हुआ था? तो लॉर्ड मायो के टाइम पीरियड में हुआ था 1872 में। ये कहीं कहीं 1871 भी लिखा रहता है या 1872 भी लिखा रहता है, तो वो अलग अलग ही आएगा, एक साथ ये दोनों ऑप्शन नहीं आ सकते। किसी किसी बुक का अपना अपना डिफरेंस है। लॉर्ड मायो कब से कब तक थे? तो 1869 से लेकर 72 तक थे। बट द रेगुलर सेंसस कब हुआ था? 1881 से स्टार्ट हुआ लॉर्ड रिपन के टाइम पे। लॉर्ड रिपन ने क्या क्या किया था?
लॉर्ड रिपन ने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने लगाया था उसको इन्होंने रिपील भी किया था, ये याद रखना है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में रिपन ने ही इनको फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट भी वगैरह बोलते हैं। तो लॉर्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिपन के टाइम पे आया था। लॉर्ड मायो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत यूनिक है। मर्डर बाय अ कन्विक्टेड पर्सन इन अंडमान एंड निकोबार। ये लॉर्ड मायो क्या था, अंडमान एंड निकोबार में टहल रहे थे, वॉक के लिए निकले थे टूर के लिए। तो अंडमान एंड निकोबार में एक कोई कन्विक्टेड प्रिजनर था जिन्होंने इनको मार दिया था वहीं पे। तो ये इंडिया में ही मर गए थे लॉर्ड मायो। और कॉर्नवालिस का टॉम कहाँ था, तो वो गाजीपुर में है, गाजीपुर में, तो वो भी याद रखना है। उनका टॉम गाजीपुर में, इनको भी अंडमान निकोबार में मार दिया गया था। 31 फॉलोड अ स्प्रिंटेड फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड अफगानिस्तान। किसने किया था, तो लिटन ने। जो 1878 से लेकर 80 तक सेकेंड एंग्लो अफगान वार हुआ था, उसमें स्प्रिंटेड फॉरवर्ड पॉलिसी अफगानिस्तान के खिलाफ किसने फॉलो किया, तो लिटन ने। रिप्लेस्ड मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी। इन्होंने मास्टरली इनएक्टिविटी इसके पहले जिन्होंने फॉलो किया था उसको रिप्लेस किया था। ये मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी जॉन लॉरेंस ने किया था फॉलो। 32 नंबर, करजन ने क्या क्या काम किया था। करजन ने काफ़ी काम किया था। बंगाल पार्टीशन के लिए इनको याद रखते हैं, बट इन्होंने काफ़ी कंस्ट्रक्टिव वर्क भी किए थे। तो उसमें कौन कौन सा काम किया था, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको इन्होंने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया था इसको। करजन इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो 1902 में आया था, इन्हीं के टाइम पे आया था। और कमीशन, जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है, जो कमीशन है, उसको किसने लीड किया था, तो लॉ मेंबर थॉमस रैले ने, सैयद हुसैन बिलग्रामी, जस्टिस गुरदास बनर्जी, ये तीनों इंपॉर्टेंट नाम है। कमीशन वाज लेड बाई किसके, थॉमस रैलवे, हुसैन बिलग्रामी एंड गुरदास बनर्जी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये भी इसी के टाइम पे आया था, करजन के टाइम पे। इन्होंने इस्टेब्लिश किया था इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स, ये भी इन्होंने ही किया था। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या किया था जो यहाँ पे है फैक्ट्स। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इन्होंने प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1902 में बनाया, जिसके मेंबर्स कौन कौन थे, थॉमस रैले, बिलग्रामी एंड गुरदास बनर्जी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो गया, और इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स, ये इतनी चीज़ें करजन ने बनवाए थे, इनसे रिलेटेड हैं। ये कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब आया था, 1881 में आया था। और किसके टाइम पे आया था, तो रिपन के टाइम पे आया था। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी रिपील किया था, जो कि लिटन के टाइम पे आया था। लिटन के टाइम पे सेकेंड एंग्लो अफगान वार भी आया था, ठीक है। ऐसे ही बार बार बोल के सुन के रटना पड़ेगा, क्योंकि अगर माइंड में फैक्ट्स होंगे तभी वो ऑप्शन में सही हो पाएंगे। 34 नंबर, NM लोखंडे वाज अ पॉइनर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट। तो लेबर मूवमेंट का जो पॉइनर था कौन था इंडिया में, NM लोखंडे था, याद रखना है। लेबर मूवमेंट किससे रिलेटेड है, NM लोखंडे से। 35 फोर्थ एंग्लो मैसूर वार किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार किसके बीच में हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड में हुआ था। 36 हु कंपेयर्ड करजन रूल विथ औरंगजेब। किसने करजन के रूल को औरंगजेब से कंपेयर किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। औरंगजेब काफ़ी क्रूअल स्ट्रिक्ट रूलर था, तो और करजन के भी जो डिसीजन होते थे काफ़ी स्ट्रिक्ट होते थे, इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन को औरंगजेब के रूल से कंपेयर किया है। 37 द मुस्लिम्स इफ कंटेंडेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बुलवर्क ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ये किसने कहा था, W हंटर ने। इसका मतलब ये है कि अगर मुस्लिम सेटिस्फाई रहेंगे, हमसे मिले रहेंगे, तो वो ब्रिटिश का एक तरह से बहुत अच्छा काम करेंगे, ब्रिटिश में मिले रहेंगे, ब्रिटिश के लिए काम करेंगे। ये किसका कहना था, ये W हंटर का कहना था। इसलिए वो चाहते थे कि मुस्लिम्स को हम अपने तरफ से सेटिस्फाई या खुश रखें। ये भी एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है ही। 38 ओनली जोइस वायसराय ऑफ इंडिया। ओनली जोइस, सिर्फ एक ही जोइस वायसराय था इंडिया का, कौन था, लॉर्ड रीडिंग, याद रखना है। ओनली जोइस वायसराय कौन था, लॉर्ड रीडिंग, आल्सो नोन रूफस आइजैक। क्या था, रूफस आइजैक, ओके। तो 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
अब हम लोग यहाँ पे 5th नंबर चैप्टर पढ़ते हैं, जिसमें स्पेशली लैंड रेवेन्यू वाले फैक्ट्स हैं घटना चक्र के। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, इस्तेमरारी, इसको और किस किस नाम से जानते हैं, पहले ये नाम देखते हैं। इसको जागीरदारी, मालगुजारी, विश्वेदारी या परमानेंट सेटलमेंट करते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, कॉर्नवालिस ने, कब, 1793 में। ये सब चीज़ें याद रखनी। कॉर्नवालिस का टॉम कहाँ पे है, तो गाजीपुर में है। इन्होंने बहुत सारे इंडिया में रिफॉर्म किए थे, सिविल सर्विसेज में, जुडिशियल सर्विसेज में। तो कॉर्नवालिस को इससे भी याद रखा जाता है। रैयतवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, मुनरो एंड रीड ने। कहाँ पे, मद्रास एंड बॉम्बे रीजन में, जो कि वेस्ट पार्ट होता है ना, मद्रास एंड बॉम्बे रीजन में मुनरो एंड रीड ने किया था रैयतवारी। तो इसको कैसे कर सकते हैं कि यहाँ रैयतवारी आर है, रीड आर है, तो मुनरो एंड रीड, इससे बना सकते हैं कम्बिनेशन। 3rd नंबर, फर्स्ट टी कंपनी कहाँ पे बना था, असम में। तो फर्स्ट टी कंपनी कहाँ बना था, असम में बना था। कब बना था, 1839 में बना था। और ओल्डेस्ट है और स्टिल फंक्शनिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया कि फर्स्ट टी कंपनी कहाँ बना, असम में बना। कब बना, 1839 में बना, और ये ओल्डेस्ट है और स्टिल फंक्शनिंग है। इकोनॉमिक क्रिटिक किसने दिया था, जब ब्रिटिशर्स यहाँ से पैसे ले जाते थे तो उस टाइम पे इकोनॉमिक क्रिटिक किसने दिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ वगैरह। तो दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ दिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर सी दत्ता ने दिया। जी सुब्रमण्यम अय्यर ने भी बताया कि इंडिया से पैसे का ट्रेन हो रहा है। तो ये 3 नाम है कि दादा भाई नौरोजी, आर सी दत्ता और जी सुब्रमण्यम अय्यर। बट सर सैयद अहमद खान वाज नॉट बिलीव्ड इन इट। ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि ऑप्शन में था कि कौन कौन रिलेटेड है। तो ये 3 लोग थे और ये सर सैयद अहमद खान नहीं थे। इन्होंने क्या किया था, 1875 में वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज उस नाम तब जाना जाता था, उस टाइम पे इन्होंने बनाया। अब इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने ही वो इस्टेब्लिश किया था। 5th नंबर, हु कंसीडर्ड दैट ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इज डिस्गस्टिंग इन इंडिया। ये किसने बोला था, तो कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स बहुत बड़े सोशलिज्म के फिलोसोफर, थिंकर हैं। तो इन्होंने बोला, इन्होंने भी यही चीज़ माना था कि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी जो है बहुत ही डिस्गस्टिंग है इंडिया में। 6th नंबर, परसेंटेज ऑफ सेंट्रल रेवेन्यू स्पेंड ऑन मिलिट्री इन ब्रिटिश इंडिया। तो सिर्फ मिलिट्री पे कितना सेंट्रल रेवेन्यू कितना स्पेंड किया जाता था, तो 40%, याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। 40% कहाँ पे, मिलिट्री पे। रेवेन्यू का 40% मिलिट्री पे अंग्रेज इन्वेस्ट करते थे। ओके, अब 1857 के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो देखते हैं। 6th नंबर, किसके टाइम पे हुआ था, पहले ये देखते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ था। उस टाइम के लास्ट गवर्नर जनरल थे, बाद में फर्स्ट वाइसराय भी यही बन गए थे। 1 नवंबर 1858 को इन्होंने महारानी विक्टोरिया का जो मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र भी इसको हिंदी में बोलते हैं, तो उसको पढ़ा था इन्होंने। 1st नंबर, व्हेन वाज न्यू एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस विद क्रीज्ड कार्ट्रिजेज इन इंडिया। कब इंट्रोड्यूस किया था पहली बार, तो दिसंबर 1856 में। बताया जाता है कि सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी से वो इनफील्ड राइफल यूज होता है, तो उसका भी जो इमीडिएट काज था उसी को माना जाता है। 2nd नंबर, मंगल पांडे इंसिडेंट कब हुआ था, तो बैरकपुर में हुआ था। और ये किस नेटिव इन्फेंट्री से थे, तो 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से रिलेटेड थे। 3rd नंबर, टाइटल ऑफ साहब आलम भाई बहादुर शाह किसको दिया गया, तो बख्त खां को, जनरल बख्त खां, जो कि दिल्ली में लीड कर रहे थे। तो बहादुर शाह ने, जो कि काफ़ी बूढ़े हो गए थे, तो उस टाइम ये लीड नहीं कर सकते थे, तो इसलिए 1857 के रिवोल्ट में इन्होंने दिल्ली में लीड किया, और इसी वजह से बहादुर शाह ने इनको एक उपाधि दी थी, साहब आलम की। ओके। 4th नंबर, समाधि ऑफ रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पे है, तो ये जबलपुर में है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, जबलपुर में है। 5th नंबर, इलाहाबाद से कौन लीड कर रहा था उस टाइम पे, तो मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद से लीड कर रहे थे 1857 के रिवोल्ट को। 6th नंबर, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857। तो कहाँ से थे वो, अवध के थे।
सबसे ज़्यादा जो सैनिक थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो अवध के थे। 7th नंबर अजीमुल्ला खां। अजीमुल्ला खां एडवाइज़र टू तात्या टोपे, ठीक है। और तात्या टोपे का एक और नाम है रामचंद्र पांडुरंग। तो तात्या टोपे के एडवाइज़र कौन थे? अजीमुल्ला खां थे। असम के लीडर कौन थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असम के लीडर कौन थी? तो दीवान मनीराम दत्ता। असम के लीडर, असम के रीजन से 1857 में कौन लीड कर रहा था? तो दीवान मनीराम दत्ता लीड कर रहे थे। 9th नंबर हु डिफीटेड द ज्वाइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर। अगेन पढ़ते हैं 9th नंबर हु डिफीटेड द ज्वाइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर। किसने हराया ब्रिटिश एंड जोधपुर की ज्वाइंट आर्मी को? तो ठाकुर कुशल सिंह ऑफ अहुआ इन्होंने ब्रिटिश के और जोधपुर के ज्वाइंट आर्मी को हराया था, ठीक है। ठाकुर कुशल सिंह ऑफ अहुआ। 10th नंबर इंदौर से किसने लीड किया? सादात अली खान ने। इंदौर से किसने? सादात अली खान ने। 11 नंबर विटनेस्ड 1857। किसने विटनेस किया था? तो उसमें ऑप्शन था, तो ऑप्शन में आंसर ये है कि मिर्ज़ा गालिब ने। तो मिर्ज़ा गालिब ने 1857 का जो रिवोल्ट है इसको विटनेस किया था। और मिर्ज़ा गालिब जो ओरिजिनल रेजिडेंस हैं वो कहाँ के रहने वाले थे? ओरिजिनली आगरा के, पर वो मरे कहाँ हैं? तो दिल्ली में। इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है क्या? मिर्ज़ा गालिब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइम पे। मिर्ज़ा गालिब ने क्या ऐसा यूनिक काम किया था? तो इन्होंने 1857 के जो रिवोल्ट हुए थे इस टाइम पे कंटेम्परेरी थे, यानी कि इन्होंने उसको देखा था, उसको विटनेस किया था। ये ओरिजिनली कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आगरा के रहने वाले थे, बट इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? तो ये दिल्ली में मरे थे, ठीक है। 12th नंबर सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, निजाम ऑफ हैदराबाद, होलकर ऑफ इंदौर। इन्होंने ब्रिटिश को 1857 में सपोर्ट किया था। तो किसने किसने किया था? सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम और इंदौर के होलकर, ठीक है। सिंधियाज, होलकर एंड निजाम ने ब्रिटिश को 1857 में सपोर्ट किया था। 13 नंबर पालीगार ऑफ तमिलनाडु, दीवान मेलुथम्पी ऑफ त्रावणकोर और राजा ऑफ विजयनगर आल्सो रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो पूछ सकता है ये कहाँ के हैं? पालीगार कहाँ के थे? तमिलनाडु के। दीवान मेलुथम्पी कहाँ के? त्रावणकोर के। और राजा ऑफ विजयनगर ये जो थे इन्होंने 1857 के रिवोल्ट में अंग्रेज़ों को से लड़ा था। 14 नंबर ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर है बैरकपुर कौन था? जहाँ पे मंगल पांडे थे वहाँ पे कौन था? तो हेरसे थे, हेरसे, ठीक है, हेरसे। 1857 में के टाइम पे बैरकपुर जहाँ पे मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में थे, तो वहाँ पे जो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? वो हेरसे था, ठीक है, याद रखना है। ये क्या है कि आप 2 बारी 3 बारी अगर देख लेते हैं तो ऑप्शन में सबसे पहले जो राइट ऑप्शन आपने पढ़ा है वहीं पे ध्यान जाएगा। तो इसको बार बार पढ़ना ही एक ऑप्शन है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बार ही पढ़ो, 2 बार पढ़ी फिर काम हो जाए ना। आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। और देन एग्ज़ाम के पहले 1 हफ्ते के पहले आपने अगर इसको एक आध बार रिवीजन किया है 1.5, 1.75 जितना भी आप कंफर्टेबल हो, तो ये आपके बन जाएंगे क्वेश्चन। ये इतने क्वेश्चन तो गलत नहीं होंगे। और एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको इजी क्वेश्चन गलत नहीं करने होते हैं। टफ वाले क्वेश्चन आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इजी वाले गलत नहीं करने हैं। ओके। 15 नंबर इमरजेंसी हेडक्वार्टर एट इलाहाबाद किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। हो सकता है कि 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे जो इमरजेंसी हेडक्वार्टर क्रिएट किया गया था किसने किया? तो लॉर्ड कैनिंग ने किया। कहाँ किया? इलाहाबाद में किया। ओके। 16 नंबर ये एक लाइन जो है ना इसमें 4-4, 5-5 क्वेश्चन बनते हैं, इस हिसाब से मैंने इसको लिखा है सारे फैक्ट्स को। 16 नंबर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857 कौन था? विस्काउंट पाल्मस्टन। तो ये पूछ सकता है 1857 के। आइए एक बार और देख लेते हैं। 1857 का जो रिवोल्ट था, जो क्वींस मैनिफेस्टेशन था, उनका जो रिपोर्ट था उसको किसने पढ़ा था? 1 नवंबर 1898 में कैनिंग ने पढ़ा। कहाँ पढ़ा? इलाहाबाद ने पढ़ा। इमरजेंसी हेडक्वार्टर कहाँ बना गया? तो इलाहाबाद बनाया गया। और इस रिवोल्ट के टाइम पे ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो पाल्मस्टन था, ठीक है। ये एल साइलेंट हो जाता है, पाल्मस्टन था।
17 नंबर, ब्रिटिश ऑफिसर लॉस्ट देयर लाइफ्स एंड एट लखनऊ। लखनऊ में किस किस ब्रिटिश ऑफिसर की मृत्यु हुई थी 1857 में? तो लखनऊ में नील, हैवलॉक और लॉरेंस। नील, हैवलॉक और लॉरेंस 3-4 बार बोलिए, याद हो जाएगा। लखनऊ में किस किस ने 1857 में अपनी जान दे दी, इनकी जान चली गई? तो नील, हैवलॉक और लॉरेंस। नील, हैवलॉक और लॉरेंस। 18 नंबर, हु कॉल्ड 1857 रिवोल्ट अ कॉन्स्पिरेसी? किसने बोला कि ये कॉन्स्पिरेसी था? तो ये जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउट्रम का हमने पढ़ा था ना कि जो विलय के टाइम पे जो मर्ज हुआ था अवध, उस टाइम पे ब्रिटिश ऑफिशियल कौन था वहाँ पे सब्सिडी अलायंस की बात का? तो वो थे जेम्स आउट्रम, 1854 में अपॉइंट किए गए थे। और इन्होंने और डब्ल्यू टेलर ने 1857 रिवोल्ट को एक कॉन्स्पिरेसी भी बता दिया था। ठीक है, तो जो पहले का पढ़ा है वो साथ साथ में माइंड में रिकॉल करते रहेंगे तो सही रहेगा। 19 नंबर, ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कौन थे? एसएन सेन थे। ठीक है, एसएन सेन कौन थे? तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के जो ऑफिशियल हिस्टोरियन है एसएन सेन है। हुज बुक टाइटल 1857, इनके बुक का नाम ही 1857 है, जो कि 1957 से तो 100 साल बाद पब्लिश हुआ। ठीक है, तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के जो हिस्टोरियन थे कौन है? एसएन सेन है। इनकी बुक का टाइटल क्या है? 1857 है। और कब पब्लिश हुआ? 100 साल बाद 1957 में पब्लिश हुआ। ठीक है। 20 नंबर, फर्स्ट इंडियन टू राइट इन इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉज ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 कौन थे वो? तो सैयद अहमद खान थे, पहले भारतीय जो कि इंडियन लैंग्वेज में इसके 1857 के अपराइजिंग को लिखा था। वो कौन थे? सैयद अहमद खान थे। और बुक का नाम क्या था? असबाग बगावत हिंद। असबाब ए बगावत हिंद किसने लिखा था? सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान वही थे जो 1875 में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो पहले एंग्लो ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज बोला जाता था, उन्होंने ही पहली बार इंडियन लैंग्वेज में लिखा था। पील कमीशन किससे रिलेटेड है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में आ जाता है। पील कमीशन किससे रिलेटेड है? तो 1857 के बाद आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन, ताकि अगले किसी भी रिवोल्ट से बचा जा सके, उससे बचने के लिए फिर से आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। किस कमीशन के थ्रू किया गया था? तो पील कमीशन के थ्रू किया गया था। 22, आफ्टर रिवोल्ट ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स। और ये पील कमीशन जब बन गया तो उसके बाद जो सोल्जर्स थे वो गोरखा, सिख और पंजाब से ज़्यादातर उसमें सेना में भर्ती किए जाने लगे। तो ये दोनों काफ़ी एक दूसरे से रिलेटेड इफेक्ट है कि आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर 1857 कौन था? पील कमीशन। और आफ्टर रिवोल्ट गोरखा, सिख और पंजाब, यहाँ रीजन से लोगों को अपॉइंट किया जाता था ज़्यादातर, मैक्सिमम, ताकि अवॉइड किया जा सके। 23 नंबर, इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ था? 1859 और 60 के टाइम पे हुआ था, यानी कि ये 1857 के बाद में ही हुआ था। इंडिगो लेड बाय दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है, इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ था? 59-60 में, लेड बाय दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ये बंगाल रीजन में हुआ था। एडिटर ऑफ हिंदू पैट्रियट कौन था? एच.सी. मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी भी इनको बोलते हैं। हिंदू पैट्रियट किसने लिखा था? एच.सी. मुखर्जी ने। प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस एजिटेशन। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने एक सिग्निफिकेंट रोल किया था इस एजिटेशन में, इसमें इंडिगो रिवोल्ट में। इन्होंने हिंदू पैट्रियट एक एडिट किया हुआ था। दिस रिवोल्ट वाइडली पोर्ट्रेड बाय दीनबंधु मित्रा। ये दीनबंधु मित्रा जो हैं अपने प्ले नील दर्पण में, जो कि 1863 में हुआ था, इस जो ये रिवोल्ट है इंडिगो रिवोल्ट को, इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छे से पोर्ट्रेट किया है या दिखाया है। तो किसने? दीनबंधु मित्रा ने अपने प्ले नील दर्पण में। अब 7th चैप्टर देखते हैं हम लोग। 7th चैप्टर हम लोग यहाँ से देखते हैं। नील दर्पण। नील दर्पण क्या था? एक नोवेल था जिसको लिखा था दीनबंधु मित्रा ने। ठीक है, और नील दर्पण में दीनबंधु मित्रा ने क्या पोर्ट्रेट किया था? तो इन्होंने इंडिगो रिवोल्ट को पोर्ट्रेट किया था, जो कि जिसको लीड किया था
विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास ने 1859 से 60 के बीच में। और इस रिवोल्ट में एच.सी. मुखर्जी जो कि हिंदू पैट्रियट के एडिटर भी थे, इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। सेकंड नंबर आनंद मठ, ये भी एक नॉवेल है। इसको किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और ये किस रिवोल्ट पे बेस्ड था? तो ये सन्यासी रिवोल्ट पे बेस्ड था। ठीक है। नेशनल सॉन्ग जो हमारा है वंदे मातरम, वो कहाँ से है? तो वो है आनंद मठ नोवेल से, जिसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। फर्स्ट संग इसको पहली बार किसने गाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था ड्यूरिंग कलकत्ता सेशन में 1896 में। तो ये क्वेश्चन आता है कि आईएनसी के किस सेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो वंदे मातरम पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता सेशन में 1896 में गाया था। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो ये आनंद मठ नॉवेल से लिया गया है, जिसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और ये किस पे बेस्ड है? ये आनंद मठ, तो ये सन्यासी रिवोल्ट पे बेस्ड है। ओके, जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है सन्यासी पे या आनंद मठ से रिलेटेड, वो सारे इसमें 4 लाइन में है। ये 4 लाइन भले हैं, पर ये घटना चक्र में देखोगे आधे आधे एक पेज में यही सारे क्वेश्चन, यही सब चीज़ें दिए हुए हैं। तो शॉर्ट नोट्स पढ़ने का यही फ़ायदा होता है। थर्ड नंबर कूका मूवमेंट। ठीक है, कूका मूवमेंट किसने लीड किया था? गुरु राम सिंह। कूका किससे? राम सिंह से। कहाँ पे हुआ था? ये पंजाब में हुआ था कूका। पागलपंथी रिबेलियन जो है कहाँ पे हुआ था? तो गारो झील के आसपास हुआ था। करम शाह एंड टीपू, पागलपंथी करम शाह टीपू पागल हो गए थे, ऐसे याद कर सकते हैं। तो पागलपंथी 20-30 के टाइम पे, 1820-30 के टाइम पे करम शाह टीपू ने किया था। गारो खासी जयंतिया जो मेघालय रीजन में है, वहाँ पे ये हुआ था। कैसे हुआ था? गारो खासी जयंतिया के बीच में अंग्रेज एक बार रोड बना रहे थे, तो बाहर से कुछ बाहरियों को बुला के काम करवाने लगे। तो ये बाहरियों को दिकूज बोलते थे, दिकूज बोला करते थे बाहरियों को। तो बाहरियों को वहाँ पे बसने लगे, आने लगे। तो ये सोचे कि हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो गया। तो उसी सब से ये एक रिवोल्ट शुरू हो गया कि इंटरफेयर कर रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। बाहर को डिकूज बोलते थे। तो करम शाह टीपू ने वहाँ पे रिबेल कर लिया था। संथाल हुल कब हुआ था? 1855 में। संथाल हुल कब हुआ था? 1855 में। मेजर बेरोज याद रखना है। संथाल हुल से रिलेटेड कौन है? बेरोज। लॉस्ट द बैटल विथ संथाल नियर भागलपुर। ठीक है, संथाल हुल जो है, जो रिवोल्ट है 1855 में हुआ था। कहाँ पे? भागलपुर रीजन में हुआ था। और मेजर बेरोज जो है इनसे हारे थे। गोको वॉज एन इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ गोड्डा। ठीक है, गोको वॉज एन इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ गोड्डा। महाजन दीन दयाल राय, नाम इम्पोर्टेंट है। महाजन दीन दयाल राय आल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेम। किससे रिलेटेड है? यही आएगा क्वेश्चन कि किससे रिलेटेड है। तो संथाल जो रिबेलियन 1855 में हुआ था उससे रिलेटेड है। लीडर ऑफ फराजी रिबेलियन, तो दादू मियाँ। फराजी रिबेलियन, फराजी मूवमेंट कुछ भी बोल सकते हैं। ये किससे रिलेटेड है? तो दादू मियाँ से रिलेटेड है। लेटर मर्ज विथ वहाबीज, बाद में ये वहाबीज एक आंदोलन था, शरियतुल्लाह ने लीड किया था और उसमें मर्ज किया था। फॉलोअर ऑफ हाजी शरियतुल्लाह, ये कहाँ किससे फॉलोअर थे? हाजी शरियतुल्लाह के। यहाँ पे सामने लिखा भी है बाद में। 7th नंबर वेलुथम्पी led a rebellion against the British in केरला। वेलुथम्पी कहाँ से लीड किया था इन्होंने? तो केरला त्रावणकोर से, बस इतना याद करना है। 1857 रिवोल्ट में वेलुथम्पी कहाँ से थे? तो केरला त्रावणकोर से। 8 नंबर फाउंडेड रामोसी कृषक जाथा इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा वो देखते हैं। रामोसी कृषक जाथा, ठीक है, ये कहाँ पे फाउंड किया गया? महाराष्ट्र में फाउंड किया गया। किसने किया? तो वासुदेव बलवंत फाड़के। ठीक है, फाउंडेड रामोसी कृषक जत्था कहाँ पे? महाराष्ट्र में। किसने किया? वासुदेव बलवंत फाड़के ने। ठीक है, अपने को याद करना है, चाहे 4 बार पढ़ना पड़े, 5 बार पढ़ना पड़े। 9th नंबर रामोसी अपराइजिंग। ठीक है, रामोसी अपराइजिंग कहाँ हुआ? वेस्टर्न घाट में
अंडर चित्तूर सिंह। तो रामोसी अपराइजिंग वेस्टर्न घाट में हुआ और किसके अंडर में हुआ? चित्तूर सिंह के। ओके। 10th नंबर, कोल रिवोल्ट। कोल कब हुआ? 1831 में। कोल कब हुआ? 1831 में। किसने किया? बुद्धू भगत इन छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है। कोल रिवोल्ट कब हुआ? 1831 में। किसने किया? बुद्धू भगत ने किया। और कहाँ किया? छोटा नागपुर रीजन में। 11th नंबर, वघेराज अपराइजिंग कहाँ पे हुआ? वघेरा अपराइजिंग तो ये बड़ौदा में गायकवाड़ ने किया था। बड़ौदा में हुआ था। वघेरा कहाँ हुआ? तो बड़ौदा में हुआ था। 12th नंबर, संथाल रिबेलियन किसने? सिद्धू कान्हू ने। संथाल रिबेलियन सिद्धू कान्हू ने। मेजर बरो वहाँ पे ऊपर था ना कि मेजर बरोज इनसे हारे थे भागलपुर रीजन में, तो वही है। 3rd, भील अपराइजिंग 1831। भील 1831 कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र रीजन में। भील महाराष्ट्र रीजन में एक ट्राइब्स है, पाए भी बहुत जाते हैं, तो भील अपराइजिंग याद कर सकते हैं। 1818 से लेके 31 तक लगभग हुआ था और ये महाराष्ट्र रीजन में हुआ था। 14th नंबर, ट्राइबल लीडर नोन एज धरती आबा। धरती आबा जो कि फादर ऑफ वर्ल्ड, ये कौन मानता था अपने को? तो बिरसा मुंडा मानता था। बिरसा मुंडा कहाँ से? रांची एरिया में, रांची झारखंड वाले एरिया में। तो धरती आबा अपने को बोलता था बिरसा मुंडा। ट्राइबल मूवमेंट में जितने आप देखोगे तो यहाँ पे एक गॉड के मैसेंजर या खुद को भगवान बोलेंगे या गॉड को मैसेंजर बोलेंगे, इस तरह की एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती है जितने भी ट्राइबल मूवमेंट होते हैं, कि खुद का आप उपदेश देते हैं, फिर अपना एक नया ट्रेडिशन रूल सेट करते हैं, ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं अक्सर। और वो चीज़ इसमें भी था। जिसमें बिरसा मुंडा जो इन्होंने रिवोल्ट किया था तो खुद को धरती आबा बोला था। 15 नंबर, कोलार ट्राइब। कोलार ट्राइब कहाँ के हैं? तो पीपल रिलेटेड टू मदुरई रीजन। ये कहाँ से थे? मदुरई रीजन के, साउथ इंडिया के। कोलार कहाँ से? मदुरई रीजन, साउथ इंडिया के। द पीपल ऑफ कोलार ट्राइब आर नोन फॉर रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोलार ट्राइब कहाँ से रिलेटेड है? तो मदुरई रीजन से रिलेटेड हैं और इन्होंने रिवोल्ट किया था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। 16th नंबर, द फर्स्ट ट्राइबल लीडर इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी से की आइडियोलॉजी से इंस्पायर होने वाला पहला ट्राइबल लीडर कौन है? तो हैपोन जादूरंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, हैपोन जादूरंग, जो कि महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी से इंस्पायर हुआ था और मणिपुर नागा ट्राइब का ये लीडर था, हैपोन जादूरंग। He along with Rani Gaidonli started social and religious reforms including freedom fighting। ये रानी गैडिनलोई काफ़ी इंपॉर्टेंट वहाँ की हैं। इनको जेल में डाल दिया गया था। तो ये जो हैपोन जादूरंग है महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से काफ़ी प्रभावित थे। मणिपुर नागा ट्राइब के लीडर भी थे और वहाँ से ये रानी गैडिनलो के साथ ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म वगैरह करते थे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन देखेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी मैं बाद में इस वीडियोस के आपको मैराथन दे दूंगा, जिससे वन गो में ये सारा चीज़ रिवीजन हो सके। बाकी वीडियोस में कई पार्ट में डालूंगा, फिर लास्ट में क्या करूंगा, उसको सबको कंपाइल कर दूंगा, तो आप एक साथ उसको देख सकते हो। तो फिर एक बार ये और बता दूं मैं आपको कि मैं ऐसे ही हैंड रिटन फॉर्म में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, जो कि किसी भी पेपर का करीब 70% क्वेश्चन यही होता है, और ये आप सही कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इनको इसी तरह के हैंड रिटन फॉर्म में मैंने लिखा है कि एक एक लाइन में इतने ज़्यादा फैक्ट्स मैंने डाले हुए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी फैक्ट मिस ना हो। तो और क्योंकि घटनाचक्र बुक को पढ़ पाना एक्चुअली 10 दिन में अब आपको रिवीजन करना हो तो बुक पढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। तो और ये नोट्स आपको 5 दिन में एक एक सब्जेक्ट एक एक दिन में आप पूरा रिवीजन कर सकते हो। तो इसी के पर्पज़ से मैंने खुद के लिए भी ये नोट्स बनाया था और मैं इसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूँ कि बाकियों की हेल्प हो जाए। तो इसीलिए मैंने इसको डाला। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वहाँ से मैंने 7 चैप्टर पढ़ा है और हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आगे हम लोग देखेंगे। थैंक यू।